हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड संजीव पांडे, आप देख रहे हो एड्यूहैप। यहां पर हम कर रहे हैं फटाफट रिकैप की सीरीज और आज का हमारा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई आपको डिफरेंस समझना है मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच में। हम यहां पर लाए हैं फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस। तो यू नो कंडक्शन, भाई इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बारे में बताया जा रहा है। तो यू नो metals are good conductors of heat and electricity, whereas non-metals are poor conductors of heat and electricity. अगर हम यहां पर बात करें एक्सेप्शन की, तो you know graphite which is a good conductor of electricity. ठीक है, कार्बन का जो इलेक्ट्रोप है। इसके बाद बात करें ductility and malleability की। What is ductility? The ability of metal by which they can be beaten या drawn into thin wires. मेटल्स को हम थिन वायर में बदल सकते हैं। इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। और हम अगर मेटल को थिन शीट में बदल पाए तो उसको हम क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी। तो यू नो metals are ductile and malleable as well, whereas non-metals are non-ductile, non-malleable. इसके बाद बात करें सोनोरिटी की। व्हाट इज सोनोरिटी? द एबिलिटी बाय विच व्हेन वी हिट मेटल्स बाय हार्ड ऑब्जेक्ट, उनके पास एक स्पेशल मेटालिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वो टन टन वाली जो साउंड है, वो जो रिंगिंग साउंड वो प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो ये रिंगिंग साउंड तभी प्रोड्यूस होती है जब उसको हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट करते हैं। और ये कौन प्रोड्यूस कर पाता है? मेटल्स प्रोड्यूस कर पाते हैं अच्छी तरीके से, वेयर एज नॉन मेटल्स दे आर नॉन सोनोरस। इसके बाद बात करें लस्टर की। लस्टर स्पेशल शाइन जो आप देख सकते हो मेटल्स के ऊपर, है ना, एक अलग ही मेटालिक शाइन होती है, गोल्डन या सिल्वर टाइप की शाइन होती है जो कि नॉन मेटल में नहीं देखी जाती। वेराज डेंसिटी की अगर हम बात करें तो भाई मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स इन जनरल हैव हाई डेंसिटी, पर यहां भी एक्सेप्शन है। देयर आर सम मेटल्स जिनकी डेंसिटी कम होती है, जैसे आपको पता होगा कैल्शियम की डेंसिटी काफी कम होती है कंपेयर टू अदर्स। और अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, दे जनरली हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल्स की डेंसिटी कैसी होती है? कम होती है। फिजिकल स्टेट की बात करें तो मेटल्स आर सॉलिड, इन जनरल दे आर सॉलिड। और एक्सेप्शन की बात करें तो भाई एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड होता है। व्हाट इज दैट? मर्क्यूरी। यस, मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड होता है। कब? एट रूम टेम्परेचर। सो मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की तो भाई इसमें सॉलिड वाली प्रजाति भी देखी जाती है और गैस भी, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, दे आर गैस, है ना। वेराज अगर हम सॉलिड की बात करें तो कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है, दे आर सॉलिड। और यहां पर भी एक एक्सेप्शन है विच इज लिक्विड। ठीक है, और लिक्विड में कौन सा एग्जांपल है? तो यस, दैट इज ब्रोमाइन। ब्रोमाइन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर बोलना बहुत जरूरी है। मेटल्स दे आर जनरली हार्ड, मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सम मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम। ये कैसे होते हैं भाई? ये चाकू से भी काटे जा सकते हैं, दे आर सो सॉफ्ट। वेयर नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेटल्स दे आर जनरली ब्रिटल। ब्रिटल यानी कि भाई थोड़ा सा फोर्स लगाओगे टूट जाएंगे। पर यहां भी एक्सेप्शन है भाई, आपको पता होगा डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस दैट यू नो, है ना। सो यहां पर मेटल्स हार्ड, पर वहां भी एक्सेप्शन है, सोडियम, पोटेशियम। नॉन मेटल्स दे आर ब्रिटल बट एक्सेप्शन इज लाइक डायमंड, जो कि जबरदस्त वहां पर हार्डनेस कैरी करता है। इवन हम अगर लस्टर की बात करें, भले ही नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं है, पर यहां पर भी एक्सेप्शन है। द सेम डायमंड, उसकी लस्टर की पूरी दुनिया है ना कायल है। तो यहां पर डायमंड है, आयोडीन है, दीज आर टू एक्सेप्शंस इन केस ऑफ नॉन मेटल्स व्हिच हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लस्टर। यहां पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, अगेन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट फ्यू लाइक गैलियम। गैलियम की मेल्टिंग पॉइंट इतनी कम होती है कि वो अपने हाथ पर भी मेल्ट हो सकता है, राइट। नॉन मेटल्स दे जनरली हैव लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। सो दीज आर सम डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच में। अब यहां पर देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से, कुछ रिएक्टिविटी, वैलेंसी, रिएक्ट उनके हिसाब से। सो अगर हम बात करें मेटल्स की, दे जनरली हैव 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लास्ट ऑर्बिट, दैट इज वैलेंस ऑर्बिट। Non-metals generally have 5, 6 or 7 electrons in their outermost shell. अगर हम बात करें मेटल्स की, क्योंकि 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो either normally they have a tendency to lose electron, they are electron donors, whereas non-metals are electron acceptors या फिर इलेक्ट्रॉन गेनर्स।
मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो वो अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो +1 चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो +2 चार्ज आता है, 3 डोनेट करते हैं तो +3 चार्ज आता है। तो इस तरीके से दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, whereas non-metals they are electronegative elements since they accept electron and gain negative charge, so they are electronegative elements, whereas metals they are corrosible या corrodible क्योंकि वो काफी रिएक्टिव होते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली लेस रिएक्टिव, ठीक है। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, जैसे कि अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करो या फिर आप सोडियम ऑक्साइड की बात करो, तो इनको अगर आप पानी में मिलाओ ना, H2O से मिलाओ, तो व्हाट दे विल फॉर्म, दे विल जस्ट फॉर्म करस्पॉन्डिंग बेस, है ना। जैसे ये NaOH बनाएगा, ये MgOH ट्वाइस बनाएगा, CaOH ट्वाइस बनेगा, KOH बनेगा। सो दे आर मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, वेयरएज नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। जैसे यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये लोग क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड फॉर्म करेंगे जब ये पानी में मिक्स होंगे, राइट। अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो देयर आर सम मेटल्स व्हिच आर दे आर एम्फोटेरिक, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक मतलब कभी एसिडिक कभी बेसिक, वो हम आगे देख लेंगे। Whereas metals are good reducing agents, non-metals are many times good oxidizing agents. Metals have the tendency, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। पॉजिटिव आयन मतलब क्या होता है, केटायंस, सो दे फॉर्म केटायंस, मेटल फॉर्म केटायंस, नॉन मेटल फॉर्म व्हाट, दे फॉर्म एनायंस। तो ये आपका केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने डिफरेंस देखा। कमिंग टू सम रिएक्शन, सम मोर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आप एक चीज याद रखो, यूजुअली नॉन मेटल्स दे आर लेस रिएक्टिव, ठीक है। ऐसे भी जनरली दे आर लेस रिएक्टिव। तुमने मेटल का रिएक्शन विद एसिड पढ़ा है लास्ट चैप्टर में। सो मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, पर मेटल प्लस बेस का जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा कम ही होता है ना। तो वो अपन ने लास्ट चैप्टर में देखा है। और यहां पर भी आप ये समझोगे कि भाई नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है नहीं तो उसके रिएक्शन ज्यादा होंगे नहीं, मेटल्स के ज्यादातर रिएक्शंस होते हैं। यहां पर जब वाटर की रिएक्शन की बात करें तो वहां बोल दिया है कि भाई नॉन मेटल्स जो है वाटर से ज्यादा रिएक्ट नहीं करते एक्सेप्ट ऑफ क्लोरीन, ठीक है, जो कि अच्छा खासा रिएक्ट करता है टू फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन। तो मेटल का रिएक्शन विथ वाटर ये बहुत ही प्राइमरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि भाई मेटल जो है ना, हर मेटल एक बराबर रिएक्टिव नहीं होता। मैं आपको आगे रिएक्टिविटी सीरीज भी दिखाऊंगा जिसमें आपको पता लगेगा कोई बहुत ही हाईली रिएक्टिव है, कोई मॉडरेटली रिएक्टिव है, कोई लीस्ट रिएक्टिव है। तो उसके हिसाब से यहां पर आपको याद रखना है। तो जनरली पहले आप ये दो जो रिएक्शन है वो याद रखो कि जब भी आप मेटल को रिएक्ट करोगे, अगर वो वाटर से रिएक्ट करता है तो इट विल फर्स्ट स्टेप में इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, एंड ऑन द सेकेंड स्टेप वही मेटल ऑक्साइड एक्स्ट्रा वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। सो द नेट रिएक्शन विल बी मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस व्हाट, हाइड्रोजन गैस। ये नेट रिएक्शन आप याद रखो। स्टेप, ये दो स्टेप में ऐसे होते हैं। रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विथ वाटर, तो भाई अगर सोडियम या पोटेशियम को अगर आप पानी से रिएक्ट करोगे, सिंस दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल, ये करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड लॉट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। इतनी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, इतना एक्सोथर्मिक होगा कि जो हाइड्रोजन निकल रहा होगा उसमें आग लग जाएगी। इसलिए भाई सोडियम पोटेशियम को हम हवा में तो स्टोर कर नहीं सकते, पानी में भी हम स्टोर नहीं कर सकते। इसके बाद द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ में कम वायलेंट है, क्योंकि भाई कैल्शियम कम रिएक्टिव है ना। तो हीट निकलेगी पर इतनी नहीं निकलेगी कि हाइड्रोजन में आग लग जाए, ओके, बिकॉज कैल्शियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम पोटेशियम ऑब्वियसली। और यहां पर मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, दे डू नॉट रिएक्ट विथ। अच्छा, इसके अगला स्टेप में यहां पर आपको एक और याद रखना है कि मैग्नीशियम जो कि कैल्शियम से भी कम रिएक्टिव है, ये नॉर्मल वाटर से रिएक्ट नहीं करता, ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, ठीक है, हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, ओके, बिकॉज लेस रिएक्टिव। ये रिएक्ट करके एकदम जबरदस्त रिएक्शन दे रहे थे, ये करेंगे रिएक्ट पर उतना हीट नहीं निकलेगा। वो तो वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे नॉर्मल कंडीशन में, वो हॉट वाटर से रिएक्ट करेंगे बिकॉज दैट इज लेस रिएक्टिव। और अगर हम बात करें और भी कम रिएक्टिव की, जो मैं यहां बोल रहा हूं, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, तो ये ना ही कोल्ड वाटर ना ही हॉट वाटर, दे रिएक्ट विथ स्टीम। इनको रिएक्ट कराने के स्टीम की जरूरत पड़ेगी। और आपको इसलिए याद होगा या ध्यान होगा कि जो हॉट वाटर बॉयलर्स होते हैं या कोई भी हॉट जहां पर पानी को
बॉईल करना है, वो वेसल कभी भी स्टील से या आयरन से नहीं बनाया जाता है, क्योंकि आयरन या स्टील भी क्या आयरन से बना हुआ है, तो इट विल रिएक्ट विद स्टीम। इसलिए हॉट वाटर बॉयलर को अंदर से कॉपर से बनाया जाता है, बिकॉज कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर, ये सब पानी से किसी भी हालत में रिएक्ट नहीं करते, सिंस दे आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। आगे चले अगर हम, आपको एक क्वेश्चन आता है कि हॉट वाटर बॉयलर्स आर मेड फ्रॉम कॉपर नॉट फ्रॉम स्टील, गिव रीजन, तो आपको बताना पड़ेंगे वो। तो ये है आपका रिएक्टिविटी सीरीज, ध्यान रखना, ठीक है। कैटरीना ने कार मांगा, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्यों मिली, अभी हाइड्रोजन तो आपका यहां पर बस रेफरेंस के लिए है, फिर भी क्यों मिली मतलब मर्क्यूरी, सिल्वर, ऑडी, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद रखने में हेल्प करेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज है, तो यहां पर कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंटली आता है कि भाई H2SO4 को अगर हम लीड से रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करेगा क्या, हाँ, क्योंकि लीड विल बी मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा। H2SO4 को मैं अगर कॉपर से रिएक्ट करूं तो रिएक्ट करेगा क्या, नहीं, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो ये रेफरेंस आपको पता होनी चाहिए, हाइड्रोजन कहां पर आ रहा है, ये लीड और कॉपर के बीच में आ रहा है। तो जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन के इस तरफ है, they will not displace hydrogen from the acid, whereas if you take these metals to react with acid, they will displace hydrogen, और वहां पर वो रिएक्शन कंप्लीट होगा। सो आपको याद रखना है, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर, ऑडी, तो यहां पर कैटरीना यानी सबसे रिएक्टिव मेटल यहां पर जो हमको कॉमनली जो दिया हुआ है उसमें, सो वी हैव पोटेशियम, वी हैव सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक फॉर जिंक, आयरन, लीड, कॉपर, यू हैव मर्क्यूरी, सिल्वर, लास्टली गोल्ड। ओके, सारे मेटल नहीं दिए पर हमको जो कॉमन मेटल हम यूज करते हैं हमको दिया हुआ है वो। ओके, कमिंग टू रिएक्शन ऑफ मेटल नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, सो मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू गिव बेसिक ऑक्साइड, जस्ट सी दिस इज अ बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। वेराज मैंने बताया कुछ मेटल्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, समटाइम्स बिहेव्स एज एसिड, समटाइम्स एज बेस। देख सकते हो आप, आपको ये पता होगा न्यूट्रलाइजेशन, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। जस्ट सी दिस कि भाई ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा है, और यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब बेस से रिएक्ट करता है तब भी सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा है। तो ये दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज in front of acid it is behaving as a base, and in front of a base it is behaving as what, as acid। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कभी एसिड बन जाता है, कभी बेस बन जाता है, बेस्ड ऑन सामने क्या दिया है उसके बेसिस पे, राइट। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आया कि भाई एक्सप्लेन व्हाई या एक्सप्लेन हाउ यू कैन एक्सप्लेन दी नेचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, तो ये आपको बताना पड़ेगा, ये दो रिएक्शंस, और बताना पड़ेगा कि यहां पर ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है इन फ्रंट ऑफ एसिड, एंड इन फ्रंट ऑफ बेस इट इज बिहेविंग एज एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल, तो मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट, और भाई ऐसे सॉल्ट हम आयनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे कि सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स सोडियम क्लोराइड। और इस सॉल्ट का या आयनिक कंपाउंड का आपको नेचर भी या कुछ प्रॉपर्टी भी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना। फिजिकल प्रॉपर्टी में आयनिक कंपाउंड के आप फिलहाल तो एक ही एग्जांपल याद रखो, जो नमक तुम खाते हो NaCl, तो यहां पर उसके लिए तुम दैट विल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल दी आयनिक कंपाउंड, तो आप उसके हिसाब से समझो कि नमक जो है वो उसका नेचर कैसा है, वो हार्ड सॉलिड है, ठीक है। सो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस। तो यहां पर Na प्लस और Cl माइनस के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसकी वजह से यहां पर क्या हो रहा है कि वो हार्ड सॉलिड है। अगला जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो है भाई कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होती है। तुम पानी को नमक को पानी में घोलते हो फटाफट घुल जाता है, पर अगर नमक को तुम हीट करना चाहो, सूखे नमक को, इट विल बी वेरी हार्ड, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें अगेन क्यों हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, आ सकता है, क्या बोलोगे, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट आयंस। इसके बाद सॉल्युबिलिटी की बात करें, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड एक ही होता है, दे आर जनरली soluble in solvent like water but insoluble in solvent like kerosene, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। इसके बाद कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भाई नमक जो है वो सॉलिड फॉर्म में कंडक्शन क्यों नहीं कर पाता, या कोई भी आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज आयन तो है लेकिन दे आर नॉट फ्री टू मूव, दे आर अटैच्ड टू ईच अदर। लेकिन जब इनको मेल्ट किया जाता है या जब इनको पानी में मिलाया जाता है, दे स्टार्ट कंडक्टिंग बिकॉज आयंस आर फ्री टू मूव देयर, राइट। वही यहां पर लिखा गया है,
तो याद रखना यहाँ पर ये क्वेश्चन सब गिव रीजन के तौर पे आता है यहाँ पे। अगला चलते हैं ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स का जो हमको नेचर में कैसे पाया जाता है, तो ऑब्वियसली बहुत रिएक्टिव है, तो कंपाउंड फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में ऐसे पाया जाएगा। उसको जमीन से निकाल के एज अ मिनरल, एज अ ओर, और उसको फिर कुछ प्रोसेसिंग करके और फिर उसमें से मेटल को अलग किया जाता है। और इस पूरी साइंस को हम क्या कहते हैं? मेटलर्जी। याद रखना, द ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड प्रोडक्शन एंड प्योरिफिकेशन। तो मेटल्स के बारे में जो भी कुछ साइंस लगाई जाएगी, चाहे उसको एक्सट्रैक्ट करना हो, चाहे उसको एप्लीकेशन में लाना हो, अलॉइंग करना हो, प्यूरिफाई करना हो, ये सब कुछ क्या कहते हैं? दिस साइंस इज कॉल्ड मेटलर्जी, साइंस ऑफ मेटल्स। याद रखो, सिंपल शब्दों में साइंस ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। मिनरल क्या कहते हैं? मिनरल किसको बोलते हैं? So the element or compound which occur naturally in earth crust, अर्थ क्रस्ट में जो भी कंपाउंड जैसे भी पाए जाते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मिनरल कहते हैं। ओके, मेटल के, चाहे वो एलिमेंटल फॉर्म में हो या कंपाउंड फॉर्म में हो। ओर्स किसको बोलते हैं? देखो, मिनरल तो बहुत हो सकते हैं, पर सारे मिनरल्स को ओर नहीं कह सकते। ओर्स किसको बोलते हैं? ओर्स आर दोज मिनरल्स, सिर्फ उन मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं which contain very high percentage of particular metal and the metal can be profitably extracted from it, और ऐसे ही मिनरल को हम ओर कहते हैं। Only those minerals from which metals can be extracted easily and profitably, they have high concentration of that particular metal, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं? ओर्स। एक क्वेश्चन आता है, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, बट ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी कॉल्ड ओर्स। तो उसका यही कारण है भाई, मिनरल तो भाई किसी भी तुम मेटल के कंपाउंड को जो जमीन में है उसको कह सकते हो, पर और सिर्फ उन्हीं मिनरल्स को कह सकते हो जिनमें से मेटल निकालना प्रॉफिटेबल है और आसान है और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में मेटल वहां प्रेजेंट है। बात करते हैं यहां पर गैंग पार्टिकल्स की। गंगू नहीं बोलना। गैंग पार्टिकल्स आर द इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर्स इन द फॉर्म ऑफ सैंड, सॉइल, सिल्ट, डस्ट एटसेट्रा। जो भी मड या इंप्योरिटी ओर्स के अंदर मौजूद है, जिनको निकालना जरूरी है, उनको गैंग पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, और गैंग पार्टिकल को ओर से निकालना ये पहला स्टेप होता है, इसी को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट, कॉन्सेंट्रेशन या एनरिचमेंट is nothing but the removal of gang particle from the ore is called concentration और enrichment of ore। यहां बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की। तो फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि भाई कोई भी ओर जो जमीन से निकाला जाएगा, पहले उसको गैंग पार्टिकल सेपरेट करेंगे, यानी पहले उसको कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन के बाद आगे का क्या स्टेप होगा, इट विल डिपेंड ऑन दी थिंग्स लाइक कि भाई वो कौन से टाइप का मेटल है, क्या वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, क्या वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, या क्या वो लो रिएक्टिव मेटल है। अगर वो हाईली रिएक्टिव मेटल है तो किसी तरह का रिएक्शन से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही तगड़े बॉन्ड से जुड़ा होगा। तो जैसे यहां पर अगर हम बात करें जैसे कि NaCl, तो NaCl को तुम किसी रिएक्शन से सोडियम अलग नहीं कर पाओगे। तो यहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहां पर सीधे सीधे क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। सीधे सीधे उसको करंट पास करके ही, मोल्टन NaCl में करंट पास करके ही सोडियम को अलग किया जा सकता है टू गेट द प्योर मेटल। इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, वहां पर आप दिमाग लगा सकते हो। तो वहां पर या तो वो मेटल कार्बोनेट फॉर्म में होगा, ठीक है, या तो वो कार्बोनेट फॉर्म में होगा जैसे कि जिंक कार्बोनेट, या फिर वो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल सल्फाइड फॉर्म में होगा जैसे जिंक सल्फाइड। तो ऐसे दो फॉर्म में रहेगा। अगर आपके पास कार्बोनेट फॉर्म में है तो भाई सीधे सीधे क्या करो, आप उसको हीट कर लो। दोनों में हीट ही करना पड़ेगा। वैसे इसको जब आप सल्फाइड को हीट कर रहे होगे तो आप नॉर्मली हीट कर लो, ऑक्सीजन अपने आप आ जाएगा, एंड इट विल गिव जिंक ऑक्साइड प्लस व्हाट, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। नॉर्मली हीट करोगे विथ ऑक्सीजन, एंड हीटिंग एनीथिंग स्ट्रांगली विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रोस्टिंग। तो यहां पर फिलहाल बोलोगे कि भाई अगर सल्फाइड और है तो तुमको क्या स्टेप करना पड़ेगा, हीटिंग स्ट्रांगली द सल्फाइड और विथ ऑक्सीजन, और विथ ऑक्सीजन वाली हीटिंग को हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। और जो कैल्सिनेशन है वो कब किया जाएगा, C4 कार्बोनेट और के लिए कैल्सिनेशन किया जाएगा। रोस्टिंग कैल्सिनेशन में इतना ही फर्क है कि भाई यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हो ऑक्सीजन तो कंपाउंड के अंदर ही मौजूद है। तो यहां पर क्या होगा, ZnCO3 को विदाउट ऑक्सीजन हीट करेंगे स्ट्रांगली टू गिव जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, यहां पर भी अपने को जिंक ऑक्साइड मिल रहा है ना। सो व्हाट इज रोस्टिंग, हीटिंग स्ट्रांगली विथ ऑक्सीजन। व्हाट इज कैल्सिनेशन, हीटिंग स्ट्रांगली विदाउट ऑक्सीजन।
कैल्सिनेशन C4 कैल्सिनेशन कब करेंगे? जब C4 कार्बोनेट और रहेगा, बिकॉज कार्बोनेट में पहले से ऑक्सीजन है, तो वी डू नॉट नीड ऑक्सीजन देयर। जहां पर नहीं है उधर लगाया हमने ऑक्सीजन, ठीक है। और उसके बाद दोनों ही प्रोसेस में हमने मेटल नहीं ऑब्टेन किया, मेटल की ऑक्साइड ऑब्टेन करी। एक बार मेटल ऑक्साइड आ गई तो फिर बहुत आसान होता है, यू जस्ट नीड टू यूज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कोक या प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, आप ये यूज करते हो। और क्या होता है कि जो ऑक्साइड है उसमें आप कार्बन यूज कर रहे हो, इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या करेगा? वो इस ऑक्सीजन को उड़ा ले जाएगा। सो इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड along with your metal, but this metal will not be pure, like 90% के आसपास प्योरिटी रहेगी, 100 या 99.9% नहीं होगी। सो व्हाट यू नीड टू डू एट द एंड, ठीक है, वहां पर एक छोटा सा इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस करना पड़ेगा कुछ इस तरीके का, जहां पर इम्प्योर मेटल को आपको क्या लेना पड़ेगा? एनोड। तो मान लो अगर ये इम्प्योर जिंक है, इम्प्योर जिंक जो आपने यहां ऑब्टेन किया होगा, इट विल बी यूज्ड एज एनोड, और उसी मेटल का प्योर फॉर्म यानी कि प्योर जिंक विल बी यूज्ड एज व्हाट? कैथोड। ठीक है, फिलहाल ये कॉपर के हिसाब से दिया हुआ है। सो उसमें ये जो सोल्यूशन होगा इलेक्ट्रोलाइटिक, दिस विल बी ऑल्सो जिंक सोल्यूशन ही रहेगा ये, ठीक है, एज इलेक्ट्रोलाइट। और फिर क्या होने वाला है कि जो एनोड है उसमें से जो मेटल है वो यहां पर आयन फॉर्म में आएगा, और वही आयन यहां पर फिर सॉलिड फॉर्म में जाके और डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो मड होगा, जो इंप्योरिटी होगी एनोड से, वो नीचे की तरफ जमा हो जाएगी, जिसको क्या कहा जाता है? एनोड मड, क्योंकि वो एनोड से निकला होगा, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ ये हो रहा है कि द मेटल, इट इज व्हाट इट इज डूइंग, वो सॉलिड फॉर्म में था, उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन यहां सोल्यूशन को दे दिया, और इलेक्ट्रॉन देखिए वो कौन सी फॉर्म में आ गया? वो यहां पर Zn+ की फॉर्म में आ गया, Zn2+ की फॉर्म में। और वही आयन जो है वापस, क्योंकि वो प्लस हो गया, पॉजिटिव आयन, इट विल बी गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड व्हाट? ठीक है, द नेगेटिव आयन। देखो यहां पर ये थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है, दिस विल बी कैथोड, कैथोड यानी नेगेटिव, ठीक है, और ये अपना एनोड है, दिस विल बी पॉजिटिव। तो ये Zn2+ ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, और बेसिकली वहां पर जाके इलेक्ट्रॉन लेके और फिर सॉलिड जिंक बनके यहां पर वो डिपॉजिट होता जाएगा। ये वाली रॉड पतली होती जाएगी, ये वाली रॉड मोटी होती जाएगी। द करस्पॉन्डिंग रिएक्शन इज गिवन हियर, ध्यान से देखो, यू विल गेट टू नो दिस, राइट। आगे देखिए, अगर हम लास्टली, तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि भाई करोजन क्या होता है। मेटल्स आर जनरली रिएक्टिव, तो भाई वो एटमॉस्फेरिक जो केमिकल्स होते हैं उस पर अटैक कर रहे होते हैं, और उसी को हम करोजन बोलते हैं। जैसे आयरन पे रस्टिंग लगती है क्योंकि ऑक्सीजन और मॉइस्चर अटैक करते हैं। कॉपर पे भी क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अटैक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर अटैक करते हैं, और फिर वो कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करता है हाइड्रेटेड फॉर्म में, जो कि ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है। रस्टिंग इज रेड ऑन आयरन। और सिल्वर पे क्या होता है? सल्फर अटैक करता है, सिल्वर सल्फाइड विच इज ब्लैक इन कलर। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए, करोजन को रोकने के लिए, व्हाट वी डू इज वी डू सम प्रिवेंशन मेथड, जहां पर पेंटिंग आता है, ऑयलिंग आता है, ग्रीसिंग आता है, गैल्वेनाइजेशन आता है, क्रोम प्लेटिंग आती है, एनोडाइजिंग आती है, अलॉइंग आती है। तो देखो क्या होता है इन सब में, ये तो बेसिक है, आपको पता होगा। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है? इट इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन। आयरन और स्टील को प्रोटेक्ट करने के लिए ये तरीका यूज होता है, जहां पर क्या होता है कि उस पर कोटिंग दी जाती है, किसी पतली जिंक की लेयर की कोटिंग दी जाती है। क्रोम प्लेटिंग में भी लगभग ऐसे, ये इट इज टेक्निक ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग द थिन लेयर ऑफ क्रोमियम ऑन टू दी मेटल ऑब्जेक्ट। इस पे पतली सी क्रोमियम की प्लेटिंग दी जाती है। एनोडाइजिंग में क्या होता है? इट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक पैसिवेशन प्रोसेस, जिसके अंदर क्या होता है कि दिस इज मेनली डन फॉर द एल्यूमिनियम टाइप ऑफ आर्टिकल्स। तो इसमें एल्यूमिनियम जो है वो यूज होता है एज एनोड, और एज अ कैथोड। उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर डिपॉजिट कराया जाता है ऑक्साइड का लेयर बनाया जाता है। सो इट इज, इसमें इसको एनोडाइजिंग मेथड क्यों कहा गया है? सो इट इज वही इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस वहां पर यूज हो रहा है, प्रोसेस यूज टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ नेचुरल ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। तो मेटल के सरफेस पे जानबूझ के ऑक्साइड का लेयर बनाया जाता है, ताकि फर्दर ऑक्सीजन उस लेयर के अंदर ना घुस के और फर्दर ऑक्सीडेशन ना कर पाए। अलॉइंग की बात करें, इट इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल।
करोजन कैन ऑल्सो बी रिड्यूस। जैसे कि हम आयरन को स्टील में कन्वर्ट करते हैं, तो आयरन में क्या करते हैं, लोहे में क्या करते हैं, उसको मेल्ट करके उसके अंदर कार्बन मिलाया जाता है कुछ कॉन्सेंट्रेशन, और जिससे स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। तो बेसिकली हमने अलॉय बना दिया जिसमें कार्बन के पार्टिकल से करोजन काफी हद तक कम हो गया, रस्टिंग काफी हद तक कम हो गई। और इसी के साथ बाबू भाई इस चैप्टर का भी हमने काम कर दिया तमाम। सी यू इन दिस नेक्स्ट सेशन। अगला चैप्टर, या अब तो हो गया चैप्टर, अगली टॉपिक या नेक्स्ट कौन सी रिक्वायरमेंट है नीचे कमेंट करके बताओ। बाकी सारे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के चैप्टर डन हो चुके हैं गाइस, गो एंड चेक। इसी के साथ लेते हैं अलविदा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।